हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नविल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक का 10वां एंड लास्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो जब सब चीज़ पढ़ लिए तो आइए अब क्रिकेट की स्टोरी पढ़ते हैं कि इंडिया में क्रिकेट कैसे शुरू हुआ या वर्ल्ड में क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई, किस कंट्री ने सबसे पहले क्रिकेट को इन्वेंट किया और वहाँ खेलना शुरू किया। लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले यहाँ बिफोर यू रीड में कुछ लिखा हुआ उसे पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नवेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए इस चैप्टर को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। Sport is an integral part of a healthy life. Integral part means essential part, ज़रूरी necessary part and fundamental भी आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. एक तरीका तो ये है कि जो हम अपने बारे में अज्यूम करते हैं, जो इससे हम अपने आप को मनोरंजित करते हैं, जिससे हम मनोरंजन करते हैं कि खेल को खेल कर। और दूसरी चीज़ क्या है, कम्पीट विद ईच अदर, और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड स्टे फिट, और फिट रहने की भी कोशिश करते हैं, फिट रहते हैं। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. दूसरे खेलों की तरह, बहुत से खेलों की तरह, वेरियस स्पोर्ट्स मीन्स बहुत से खेलों की तरह, जैसे कि हॉकी या फुटबॉल या टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स, क्रिकेट भी होते जा रहा है, क्रिकेट भी होने लगा है क्या, द मोस्ट अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स दिल को लुभाने वाला, दिल को मोह लेने वाला, एट्रैक्टिव। तो अपीलिंग नेशनल इंटरटेनमेंट बन चुका है आजकल। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। तो आप कितना जानते हैं या हम कितना जानते हैं इस क्रिकेट के बारे में, हमको सच्ची नॉलेज कितनी है, रियल में हम कितना जानते हैं क्रिकेट के बारे में, ये क्वेश्चन है। इस स्टोरी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आपको आंसर करते हैं कि हम कितना जानते हैं। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, इसका देखिए पहला पार्ट है। क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. क्रिकेट grew out means परवान चढ़ा, क्रिकेट को तरक्की मिली, क्रिकेट डेवलप हुआ। ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago, 500 साल पहले इंग्लैंड में खेले जाने वाले गेमों में से ये जो स्टिक यानी डंडा और बॉल से खेले जाने वाला क्रिकेट था, ये क्रिकेट परवान चढ़ा। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। जो वर्ड बैट है, जो बैट जिसके जरिए से, बैट और बॉल जिसके जरिए से हम खेलते हैं, छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, तो वो जो बैट है वो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका माना है, जिसकी मीनिंग सिंपली मिस्सी मीनिंग उसकी ये है स्टिक यानी छड़ी, और क्लब या कोई डंडा, तो वो छड़ी या डंडा ही की तरह होता है। बाय द 17th century क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड इनफ टू बी रिकग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। ये जो 17वीं सेंचुरी तक क्रिकेट जो था, क्रिकेट इवॉल्व हुआ, मतलब इसको तरक्की मिली, ये डेवलप हुआ, ये फैला, काफ़ी इतना ज़्यादा फैल गया कि इसको एक पहचान मिलने लगी एक अलग गेम की तरह। कि ये कोई इसको किसी दूसरे गेम के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता था, बल्कि ये इसकी एक अपनी अलग पहचान थी। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। और कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी के मिडिल तक ये जो बैट्स थे, रफली मतलब लगभग, द सेम शेप एज हॉकी स्टिक, वो लगभग ऐसे ही थे जैसा कि हॉकी की स्टिक होती है। हॉकी स्टिक्स होती है, कैसी होती है हॉकी स्टिक, ये अभी आपको एक पिक्चर में दिखाई जाएगी। ये देखिए, ये हॉकी स्टिक है, तो इस तरह की होती थी। कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, नीचे से मुड़ी हुई, नीचे से बाहर की तरफ निकली हुई होती थी और थोड़ा सा मुड़ी हुई होती थी, जैसा कि आपको ये बनाकर अगर दिखा दिया जाए,
ये यूं होती थी, यूं होती थी, यूं। तो ये देखिए बाहर की तरफ, ये हिस्सा देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है और थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो इस तरह का के बैट पहले होते थे। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, और इसका एक सिंपल रीजन था। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, कि जब बॉल अंडर आर्म फेंकी जाए, जब बॉलिंग अंडर आर्म की जाए, अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस टू मेकिंग कॉन्टैक्ट। इसका सिर्फ ये था कि वो जो नीचे से मुड़ा हुआ था, कर्व एट द एंड, जो नीचे से आखिर में जो कर्व था वो बैट्समैन को बेहतरीन मौका दे, बेहतरीन चांस दे कांटेक्ट बनाने का। यानी बॉल जब आएगी और बैट नीचे से मुड़ा हुआ होगा तो बैट और बॉल का सामना बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, बैट्समैन कर लेगा, इसलिए उसको कर्व करते थे। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that the test match can go on 4-5 days and still end in a draw। ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेंजेस थी। peculiarities मीन्स स्ट्रेंजनेस, कि क्रिकेट की स्ट्रेंज ये थी, एक अजीब चीज़ ये थी कि 5-5 दिन तक ये टेस्ट क्रिकेट चलता था और विदाउट एनी रिजल्ट ये ख़त्म हो जाता था। देखिए दैट क्रिकेट इज़ दैट अ टेस्ट मैच, उसमें एक टेस्ट मैच भी कैन गो ऑन, वो चलता रहता था फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक, एंड स्टिल, और फिर भी एंड इन अ ड्रॉ, वो ड्रॉ होता था। ड्रॉ मीन्स रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड विंस आर लॉसेस। तो ड्रॉ का मतलब ये है कि न हम जीते न तुम जीते, यानी कोई भी टीम जीती ना हो और मैच यूं ही खत्म हो जाए। तो ये एक स्ट्रेंज थी, क्रिकेट की अजीब चीज़ थी। नो अदर मॉडर्न टीम्स स्पोर्ट्स टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। और दूसरी जो मॉडर्न टीम्स थी, दूसरी जो स्पोर्ट की मॉडर्न टीम्स थी, वो तो इससे कम ही वक्त लेती थी और उसमें भी वो कंप्लीट हो जाते थे, यानी वो गेम। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इज एन हाफ एंड अ हाफ। कह रहे हैं कि जो फुटबॉल मैच होता था वो आमतौर पर कितने में ख़त्म हो जाता है? 1.5 घंटे उसको लगते हैं। एन आवर एंड अ हाफ, यानी 1 घंटे और आधा घंटे, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings in less than half the time that is take to play limited overs match, the shortened version of modern cricket। कह रहे जबकि जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल को खेलने में कितना वक्त लगता था कि बेसबॉल की 9 innings कंप्लीट हो जाती थी उससे कम समय में, जितने कम समय में जो लिमिटेड ओवर का मैच खेला जाता है। लिमिटेड ओवर जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट था, तो टेस्ट क्रिकेट में दिन होता था, 5 दिन आपको खेलना है, 5 दिन का ये मैच होगा। लेकिन उसके बाद लिमिटेड ओवर्स के मैच आ गए, जैसे कि 50-50 50 ओवर का वनडे मैच होता है, या उसके बाद और लिमिटेड ओवर आ गए, 20-20 भी होने लगा, कहीं कहीं अब 10-10 भी हो रहा है बहुत सी कंट्रीज में। तो इस तरीके से इतना लिमिटेड ओवर के मैच खेलने में जितना वक्त लगता है, उसी वक्त में बेसबॉल की 9 innings कंप्लीट हो जाती है। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। ये कह रहे हैं लिमिटेड ओवर्स का मतलब ये है कि मॉडर्न क्रिकेट का शॉर्टन रूप और छोटा सा वर्जन। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। कह रहे दूसरी अजीब चीज जो क्रिकेट की है, क्रिकेट के कैरेक्टरिस्टिक की दूसरी अजीब चीज वो ये है कि जो पिच है जिस पर खेला जाता है, उस पिच की जो लेंथ है, लंबाई है, वो स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब तय कर दी गई है कि इतनी ही होगी। वो कितनी है? 22 यार्ड है। बट द साइज और शेप, लेकिन उसका साइज किसका? बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। ग्राउंड का साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, वो कितना बड़ा होगा, किस शेप में होगा, गोल होगा या किसी और शेप में होगा, ये तय नहीं है। तो इसी को भी कह रहे हैं कि एक दूसरी इसकी स्ट्रेंजनेस है कि ये तय नहीं है। ग्राउंड की पिच के बारे में तो तय कर दिया गया है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया।
कह रहे दूसरे जो टीम स्पोर्ट्स हैं, जो टीम से खेले जाते हैं, जैसा कि हॉकी है या फुटबॉल है, ये ले डाउन मतलब इनमें तय है, क्या तय है, द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया। प्लेइंग एरिया जो खेला जाता है उसका डायमेंशन, वो कितना लंबा होगा, यानी उसकी लेंथ तय है, वो कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, उसकी साइज तय है कि इतना ऐसा होगा। लेकिन क्रिकेट में ये तय ही नहीं कि ग्राउंड का शेप क्या होगा या ग्राउंड का साइज क्या होगा। तो यही कह रहे हैं, ये दूसरा स्ट्रेंज है। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ग्राउंड्स कैन बी ऑल लाइक द एजलेट ओवल एंड नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। कह रहे हैं कि ग्राउंड जो है ओवल भी हो सकता है। ओवल मतलब अंडे के आकार का, अंडे जैसा। ओवल मीन्स अंडे जैसा, जैसा कि एडलेट ओवल है, एट नियरली सर्कुलर, या सर्कुलर भी हो सकता है यानी गोल भी हो सकता है, जैसा कि चिपॉक चेन्नई का है। तो एडलेट ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है और चिपॉक ये चेन्नई का ग्राउंड है। तो चिपॉक जो चेन्नई वाला है वो सर्कुलर है यानी गोले में है, गोल है, और जो एडलेट ओवल है वो अंडे के आकार का है। तो कैसा भी हो सकता है, कुछ भी तय नहीं है। At 6 at Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz कोटला in Delhi। कह रहे हैं कि अगर आपको मेलबॉर्न में छक्का मारना है, मेलबॉर्न में अगर आपको 6 मारना है तो आपको ज्यादा तेज मारना पड़ेगा, ज्यादा दूर मारना पड़ेगा। जबकि अगर आपको दिल्ली में मारना है, फिरोज कोटला में मारना है, तो फिरोज कोटला में कम ही फासला तय करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि फिरोज कोटला का जो मैदान है वो छोटा है मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड के मुकाबले में। तो ये देखिए, जैसे कि ये फिरोज कोटला का मैदान ये ऐसा है और मेलबॉर्न का इतना बड़ा है। तो अगर आप यहाँ से, ये पिच है, यहाँ से आप खेल रहे हैं, तो फिरोज कोटला में आपको छक्का मारना है तो इतना ही मारना पड़ेगा, जबकि मेलबॉर्न में आपको इतना मारना पड़ेगा। तो इसी को कह रहे हैं कि एट सिक्स एट द मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड। तो आपको ज्यादा ग्राउंड लेना पड़ेगा देन इट डज एट फिरोज कोटला इन दिल्ली। देखिए, आपको दिल्ली में छक्का मारना है तो थोड़ी ही दूर पर मार देंगे, थोड़ा फासला तय करेगी गेंद और छक्का हो जाएगा। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज। ओडिटीज मीन्स स्ट्रेंजेस, कि इस ओडिटीज के पीछे का एक हिस्टोरिकल रीजन है। Cricket was the earliest modern team sport to be codified। कह रहे हैं कि codified means लिखित रूप में से तय होना, कि जो क्रिकेट में जो कुछ भी है वो लिखा गया है, लिखित रूप से तय है। Cricket was the earliest modern team sport to be codified। The first written laws of cricket were drawn up in 1744। कहते 1744 में सबसे पहले क्रिकेट के लॉज को लिखा गया कि क्रिकेट में क्या होगा, कैसे होगा, बैट होगा, बॉल होगा, खेलने वाले होंगे, फेंकने वाले होंगे, फील्डर होंगे, ये सब चीजें तय कर दी गई। दे स्टेटेड, उसमें उन रूल्स में ये बात लिखी गई, ये बात कही गई, द प्रिंसिपल्स shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। करेगी जो मुख्य लोग होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, मेन पर्सन होंगे, वो चूज करेंगे वहां मौजूद जेंटलमैन में से किसी 2 लोगों को एज एम्पायर। ये 2 लोग एम्पायर होंगे इस गेम के, और वही लोग हु शेल एब्सोल्युटली डिसाइड, और वही लोग डिसाइड करेंगे सारे डिस्प्यूट्स को, सारे आर्ग्यूमेंट को वही लोग डिसाइड करेंगे कि अब छक्का हुआ कि नहीं हुआ, आउट हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जितने भी क्रिकेट में ये सब डिस्प्यूट्स होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनका डिसीजन इन्हीं एम्पायर्स के जरिए होगा। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। कि जरा कह रहे हैं कि जो स्टंप होगा वो 22 इंच की होगी, उसकी हाइट, उसकी लंबाई 22 इंच होगी। एंड द बेल, और जो उसके ऊपर स्टंप के ऊपर एक गुल्ली रखी हुई होती है, उसकी वो होगी 6 इंच की। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स, और जो बॉल होगी वो 5 या 6 ऑन्स के बिटवीन होगी, उसके बीच की होगी। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स, और जो स्टंप होगा वो 22 यार्ड्स का होगा। इसका मतलब पिच जो होगी वो 22 यार्ड्स की होगी, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 22 यार्ड्स होगी। फॉर एग्जांपल, ये पिच है, ये पिच है, तो यहाँ ये स्टंप है, फॉर एग्जांपल ये स्टंप है, तो इन दोनों की ये जो बीच की दूरी होगी ये 22
2 yards होगी, ओके, 2 to 2 yards apart, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी. The world's first cricket club was formed in Hambledon in 1760s and the Melbourne Cricket Club MCC was founded in 1787. कह रहे जो सबसे पहला क्रिकेट क्लब है, जो दुनिया का सबसे पहला क्लब है, वो हैम्बल्डन में बनाया गया था. हैम्बल्डन में वो है. और कब बनाया गया था ये? 1760 में. और जो मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब है, जिसको MCC कहते हैं, उसकी स्थापना 1787 में हुई थी. ड्यूरिंग द 1760s and 1770s it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में, यानी 1760 और 1770 के बीच में ये कॉमन हो गया. ये कॉमन हो गया कि टू पिच द बॉल, यानी बॉल को फेंका जाएगा. पिच में सीधे यहाँ फेंकना, बॉल को फेंका जाएगा थ्रू द एयर, हवा में, रादर देन रोल टू पिच इट ग्राउंड इट अलोंग द ग्राउंड. इसके ये नहीं कि उसको ग्राउंड पर रोल किया जाएगा. यानी फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ से ये पिच है, तो ये जो बॉलर यहाँ से फेंक रहा, तो ये बॉलर यहाँ से ऐसे हवा में इसको फेंक कर, यहाँ बल्लेबाज खड़ा यहाँ ऐसे फेंकेगा. ऐसा नहीं है कि ये जो पिच है यहाँ से बॉलर फेंके और यहाँ से उसको रोल करते हुए यहाँ से आए. ऐसा नहीं, बल्कि वो हवा में फेंकेगा और हवा में फेंकेगा. और हवा में उसको फेंकने के लिए चाहे वो उसको स्पिन कराए, चाहे तेज फेंके, चाहे और कुछ कराए, जो कुछ भी वो करना है वो बॉल को कर सकता है. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ. तो इस चेंज ने कि आपको रोल नहीं करना है, बल्कि आपको हवा में पिच करना, बॉल को पिच करना है, वो चीज़ इस चेंज की वजह से बॉलर्स को ऑप्शन मिल गया लेंथ का. डिसेप्शन थ्रू द एयर. डिसेप्शन थ्रू द एयर मीन्स कि अब बॉल के जरिए बल्लेबाज को चकमा भी दिया जा सकता है कि वो इधर के फेंक दे, कभी इधर से फेंक दे, कभी उधर से फेंक दे. और क्या है? प्लस इंक्रीज्ड पेस. और जो रफ्तार है कि बॉलर कभी 120 की रफ्तार से फेंक सकता है, 130 की, 140 की, 150 की, इवन 160 तक की भी बॉलर्स बहुत से फेंकते हैं. तो उसके पेस में भी इंक्रीजिंग हुई. इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. और इसकी वजह से जो स्पिन और स्विंग की भी जो संभावनाएं थी वो भी खुल गई. यानी वो भी उसे भी फेंका जा सकता है या स्विंग कराई जा सकती है. In response, batsmen had to master timing and shot selection. जवाब में जो बैट्समैन थे उन्हें क्या करना पड़ा कि उन्हें had to master, यानी महारत हासिल करनी पड़ी, मास्टर बनना पड़ा. किसमें? टाइमिंग में, कि बॉल जितनी तेज आएगी आपको बल्ला उतनी तेज चलाना है. शॉट में भी कि कौन सा, और शॉट सिलेक्शन में भी मास्टर हासिल करना पड़ा, महारत हासिल करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि बॉल कहीं से भी आ जाएगी तो आपको ये तय करना होगा, आपको ये पता होना होगा कि कैसे, किस बॉल को मुझे कहाँ मारना है और कौन सा शॉट मुझे लगाना है. वन immediate result was the replacement of the curved bat with straight one. इसका एक इमीडिएट जो रिजल्ट निकला, जो तुरंत इसका एक नतीजा निकला, वो ये था कि जो कर्व बैट था, जो नीचे से मुड़ा हुआ था, उस बैट को अब सीधा कर दिया गया. The weight of the ball was limited to between 5.1/2 to 5.3/4 ounce. जो बॉल का जो वेट होगा, जो उसका वजन होगा, वो वॉज लिमिटेड, वो लिमिट में कर दिया गया कि इतने बॉल जो है वो 5.5 से 3/4 ounce की बीच की होगी. एंड द विड्थ ऑफ द बैट to 4 inches. और जो उसकी जो विड्थ होगी बैट की, वो होगी 4 inches की. In 1774 the first leg before law was published. जो लेग बिफोर लॉ है, जिसको हम LBW बोलते हैं, इस लॉ को भी जारी किया गया. कब? 1774 में, यानी 1774 में. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन. और इसी साल, इसी वक्त ये जो थर्ड स्टंप होता है, पहले इसका मतलब कि 2 स्टंप होते थे, उसके बाद एक और स्टंप आ गया, 3 स्टंप. अभी भी वही चल रहा है, ये कॉमन हो गया. बाई 1780 3 days had become the length of a major match. और 1780 तक
3 दिन किसी भी बड़े मैच की जो लेंथ थी, यानी 3 दिन ही के अंदर उसे ख़त्म करना, उसको खेलना है। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और इसी साल सबसे पहली जो 6 सीम्स की बॉल थी वो वजूद में आई, उसका क्रिएशन हुआ। 6 सीम मीन्स जो 6 मरतबा की सिली हुई हो जो बॉल होती है। ये देखिए ये बॉल है, तो यहाँ से बॉल जो है तो बीच में सिली हुई होती है, तो ये एक सिलाई ये है, एक सिलाई ये, एक सिलाई ये, एक सिलाई ये, एक सिलाई ये 5 हो गई, एक सिलाई ये 6 सिलाई की जो बॉल थी वो इसी साल क्रिएट हुई और इसी साल बनाई गई। ये देखिए एक तस्वीर आपकी है, द पेवेलियन ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC इन 1874 का ये पेवेलियन है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप देखेंगे क्रिकेट के साजो सामान को, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। अगर आप देखेंगे उसके साजो सामान को तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि क्रिकेट कैसे चेंज हो गया वक्त के बदलने के साथ, विद द चेंजिंग टाइम्स, वक्त जैसे जैसे बदला उसके अंदर भी बदलाव आ गया। एंड येट फंडामेंटली, और अब भी मूल रूप से रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन इन रूरल एरिया, जो रूरल इंग्लैंड है उस रूरल इंग्लैंड में अपनी ओरिजिन में बाकी है। रिमेन मीन्स बाकी है, वैसा ही जैसा कि शुरुआत हुई थी, जैसा कि वो स्टार्ट हुआ था, अपनी स्टार्टिंग से जैसा था वैसा अब भी है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, कि जैसे क्रिकेट से जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो बैट हो, बॉल हो, स्टम्प्स हो, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, यानी नेचुरल, ऑल मेड ऑफ नेचुरल, ये प्राकृतिक की चीज़ों से बने हुए हो, ये हैंडमेड नहीं है। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, तो इंडस्ट्री में जाने से पहले के जो मटेरियल होते हैं उससे बनाए गए हैं। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। ये जो यहाँ देखिए बैट लिखा हुआ है, लेकिन बैट मुझे लग रहा है कि बैट के जगह बॉल होना चाहिए, कि जो बॉल है वो बनाई जाती है लेदर से, क्योंकि बॉल लेदर की होती है, बैट में कहाँ कुछ लेदर होता है। ट्वाइन यानी धागा होता है, स्ट्रिंग्स होती है, एंड कॉर्क मीन्स एक छाल होती है जिसको छाल को अंदर बॉल के अंदर डाला जाता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, यहाँ तक कि आज ये जो बैट और बॉल है ये हैंडमेड हो गए हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, ना कि ये किसी इंडस्ट्री के में मैन्युफैक्चर्ड हैं, बनाए गए हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, और ये जो बैट के जो मटेरियल है, जिन चीज़ों से बैट बनता है वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं टाइम के हिसाब से। वंस इज वॉज कट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले तो ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनता था, यानी एक लकड़ी होती थी जिससे ये बन जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज, लेकिन अब 2 लकड़ियां होती हैं। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ द केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन colonists all and trading companies established themselves in Asia। कह रहे हैं कि ये जो बैट होता था पहले वो एक ही लकड़ी होती थी, सिंगल पीस ऑफ वुड, और लेकिन अब जो है वो 2 पीस उससे यूज होती है, यानी 2 पीस पर होती है। आप एक मुठिया होती है जिसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, जिसको पकड़ कर मारते हैं, और एक नीचे का हिस्सा होता है। तो बल्ला जो है वो आजकल यूं हो रहा है, बल्ला, क्रिकेट का बल्ला आजकल ये देखिए है यूं होता है, फॉर एग्जांपल यूं होता, फिर यहाँ पर ये एक मुठिया लगी हुई होती है, यूं मुठिया होती है। तो ये एक हिस्सा ये मुठिया वाला है और ये नीचे वाला है, तो इस तरीके के 2 हिस्से में अब ये हो गए हैं। करें द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो, एक पेड़ है, एक ट्री है, उससे बनाया गया है, और जो उसका हैंडल होता है वो भी किसी केन का बनाया हुआ है। और ये केन और विलो ये बहुत आसानी के साथ जब यूरोपियन कॉलोनी यहाँ पर आई, यहाँ नई बस्ती यहाँ बनने लग गई, तो उन लोग, और जब कंपनीज यहाँ ट्रेड करने लगी तो उन लोगों, जब वो इंडिया में और एशिया में जो बहुत आसानी के साथ उन लोगों ने जब इस्टेब्लिश कर लिया तो ये चीज़ें भी आसानी के साथ उनको मिलने लग गई। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, करें कि टेनिस और गोल्फ से अलग क्या, क्रिकेट हैज़
refused to remake its tool with industrial or man-made material। करेगी गोल्फ और टेनिस से अलग क्रिकेट अब भी रिफ्यूज करता है, वो रिजेक्ट कर देता है कि उसके टूल जो हैं वो इंडस्ट्रियल या मैन मेड मटेरियल से बने हुए हों। प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। करें प्लास्टिक को या फाइबर ग्लास को या दूसरे किसी मेटल को बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी उससे नहीं बनते हैं। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आती है, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो क्रिकेट के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए हैं, वो भी प्रभावित हो गया है चेंजिंग से। द इन्वेंशन ऑफ वैकल्नाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials। कह रहे हैं कि जो वैकल्नाइज्ड रबर का इन्वेंशन हुआ, वैकल्नाइज की केमिकल द्वारा किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसे रबर के बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे वैकल्नाइज्ड रबर बोलते हैं। तो जब इसका इन्वेंशन हुआ, जब ये इन्वेंट हुआ, तो इसकी वजह से पैड का भी इंट्रोडक्शन हो गया, पैड को लोग भी जाने लगे, पैड भी आ गए। पैड जिसको पैर में पहन के खेलते, जो नी से लेकर एंकल तक होता है। ये कब हुआ? 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद फॉरन ग्लव्स आ गए जिसको पहन के खेलते हैं या जिसको पहनकर कीपिंग करता है। एंड द मॉडर्न गेम्स वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट। और जो इतने भी मॉडर्न गेम है, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है वो तो बगैर हेलमेट के खेले ही नहीं जा सकता। मेड आउट ऑफ द मेटल, वो मेटल का है, एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स, और बहुत ही हल्के फुल्के मटेरियल्स का वो से बनाया गया है। तो ये रहा इस चैप्टर का पहला पार्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये चैप्टर चूंकि काफ़ी लॉन्ग है तो हमने इसको लाइक ऑथर हमने भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।